नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सेहत तहलका में। मेरा नाम है श्रुति चावला और इस वक्त हम मौजूद हैं पानीपत के आरटीओज अस्पताल में। हमारे साथ मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट कोमल मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते, मैं कोमल, डॉक्टर कोमल, आरटीओज हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट काम करती हूँ। तो मैम ये बताइए कि एक फिजियोथेरेपी होती क्या है और इसमें फिजियोथेरेपिस्ट के क्या रोल रहते हैं? फिजियोथेरेपी आजकल एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर फील्ड में, मेडिकल की हर फील्ड में काम आता है। लाइक हमारे पास ऑर्थो के भी पेशेंट होते हैं, न्यूरो के भी पेशेंट होते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड पेशेंट होते हैं। आजकल तो इसका रोल गायनी के पेशेंट्स में भी बढ़ता जा रहा है। पीडियाट्रिक के पेशेंट्स, लाइक छोटे बच्चों में जो सेरिब्रल पाल्सी के चाइल्ड होते हैं, उन सब में फिजियोथेरेपी का रोल बढ़ता जा रहा है। फिजियोथेरेपी बेसिकली हमारी इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोथेरेपी, एक एक्सरसाइज थेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में कुछ मशीनें होती हैं, लाइक टेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो गया आपकी, और हॉट पैक हो गया, मीन्स जो आपके पेन को कम करती हैं, स्टिफनेस को कम करती हैं। दूसरा पार्ट है एक्सरसाइज थेरेपी, जिससे हम मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, उनके फंक्शंस को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेनली फिजियोथेरेपी के अंडर आता है। तो मैम ऐसा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लोगों को लग जाती है लेकिन उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस डॉक्टर के पास जाए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, किसके पास जाए। तो आप बताइए कि फिजियोथेरेपिस्ट किस किस बीमारी को जो है हैंडल करता है? ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो कि डायरेक्टली आजकल पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट नहीं करते, उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि हमारी ये फिजियोथेरेपी हेल्प कर भी सकता है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, लाइक आजकल सबसे कॉमन हो गया नेक पेन हो गया, लो बैक पेन हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, और कंधा जाम हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर जिसको हम बोलते हैं। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पेशेंट्स में बहुत कॉमनली हैं। इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा जैसे आपके न्यूरो के पेशेंट्स हो गए, स्ट्रोक पेशेंट्स हैं, उसमें भी फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी हेल्प करता है। एक बहुत अच्छा मीडियम है जो दवाइयों के साथ लग के आपकी हेल्प करता है। तो मैम आपने जैसे बात की दवाइयों की, तो मैम ऐसा सुनने को मिलता है और ऐसा देखा भी जाता है कि फिजियोथेरेपिस्ट हमें जितने भी वो ट्रीटमेंट्स देता है उसमें एज कम्पेयर टू मेडिसिन थोड़ा कम रोल होता है, मेडिसिन का ज़्यादा रोल होता है, मशीन्स का, एक्सरसाइज का। तो उसके बारे में क्या कहोगे? यस बिल्कुल, क्योंकि अभी कुछ जैसे लाइक अभी मैं पेशेंट देख रही थी फ्रोजन शोल्डर का, तो ये फ्रोजन शोल्डर ऐसा है कि आपका दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता। इसमें आपकी मैनुअल थेरेपी, नॉट ओनली जो होम प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइजेज होती हैं, मैनुअल थेरेपी, मोबिलाइजेशन ऑफ द शोल्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप उसको ठीक नहीं कर सकते। हाँ, मेडिसिन का रोल साथ में हम लेके चलते हैं कि कुछ न कुछ उसका पेन, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, बट वो चीजें भी क्योर हो जाती है। लाइक हम आइस पैक लगा देते हैं इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, हम टेंस लगा देते हैं जो बिल्कुल आपकी ये पेन किलर की तरह काम करता है। वो भी सेम पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है जैसे पेन किलर्स ब्लॉक करती हैं। इवन इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं हमारे जैसे पेन किलर्स के साइड इफेक्ट होते हैं, तो टेंस के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं रहते हैं। ये पेन को कम कर देता है। तो मैम आजकल एडवांस थेरेपीज काफ़ी ज़्यादा चल रही है, ट्रेंड में चल रही है, जैसे कपिंग थेरेपी और भी अलग अलग तरह की थेरेपीज होती है। तो इनका क्या रोल रहता है और ये कितना सही है कराना और कितना नहीं? एडवांस थेरेपीज में आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कपिंग थेरेपी हो गया, ड्राई नीडलिंग हो गया है आपका, और कुछ मैनुअल थेरेपीज होती हैं। तो ये आपकी जो अभी आई है ये एकदम क्विक रिस्पॉन्स देती है। मतलब आप पहले की जो हमारी सोच थी कि फिजियोथेरेपी में हमें महीनों लग जाते हैं, हमें बहुत लंबे टाइम तक करवानी पड़ती है, बट जब आप ड्राई नीडलिंग करवाते हो आपको नेक्स्ट डे ही रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। इवन आफ्टर द सेशन, लाइक आप मैनिपुलेशन करते हो, नीडलिंग देते हो, कपिंग करते हो, टेप लगाते हो, तो ये उस चीज को और फास्टन अप कर देते हैं। तो ये यूज किस लिए होती है, मतलब किस तरह की थेरेपी होती है, क्या होता क्या है इसमें, बॉडी के किस पार्ट पर ये अपना असर दिखाती है? जैसे आप सर्वाइकल की बात कर रहे थे, तो सर्वाइकल में भी क्या होता है, हमारी मसल्स के अंदर कुछ टाइट बैंड्स फॉर्मेशन हो जाते हैं या स्टिफनेस हो जाती है। तो उन केसेस में आप क्या करते हो, आप नीडलिंग कर सकते हो। नीडलिंग से एकदम
रिजल्ट्स आएंगे। टेपिंग का क्या है, जहां आपको एक्सेसिव मूवमेंट हो रही है और उस मूवमेंट की वजह से पेन हो रहा है, तो आप सिर्फ उस पार्ट को रोक देते हो जिसकी वजह से आप की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। आपको कंप्लीट रेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक पहले प्लास्टर कास्ट लगा के रख देते थे, या आप प्रॉपर टेप लगा रहे हो, आप हिला ही नहीं पा रहे। काइनेसियो टेप से आप मसल्स को या आपके जो जॉइंट है उसको आप रोकते हो या उसको एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करने की कोशिश करते हो। ठीक है मैम, जैसे कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, या फिर स्पोर्ट्स का लगा लो, जैसे क्रिकेटर्स हैं, उनको कुछ इंजरी हो जाती है तो 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं वो। लेकिन पहले की बात करें तो पहले काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चलता था। तो ऐसा फिजियोथेरेपी में क्या चेंज आया है कि मतलब जो एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स में जो इंजरी होती है वो तुरंत ठीक हो जाती है 1-2 दिन के अंदर? हाँ, क्योंकि एज लाइक हर प्रोफेशन की तरह फिजियोथेरेपी में भी नई रिसर्चेज हो रही हैं, नई टेक्निक्स निकल के आ रही हैं। जो अब जो अभी एडवांस थेरेपी की बात कर रहे थे वो उसमें एक अच्छा रोल प्ले करती हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट ग्राउंड में सबसे पहले जाता है फिजियोथेरेपिस्ट पहुंच जाता है, और या तो वो उसको टेप कर देता है या वहां पे आइसिंग कर देता है। समटाइम मैनिपुलेशन करते हैं उसको एक झटके से और उसको टेप करके लगा के रख देते हैं। और जो क्रिकेटर है या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो साथ के साथ अपना मतलब जो उनकी इनिंग होती है वो कंप्लीट करते हैं, वो साथ के साथ खड़े हो जाते हैं, काम करने लग जाते हैं। तो इट्स जस्ट एडवांस थेरेपी और रिसर्चेज ही हैं जो फिजियोथेरेपी में हो रही हैं डे बाय डे। मीन्स फिजियोथेरेपी इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। मतलब लोगों को दिन ब दिन इसके बारे में मालूम पड़ रहा है और लोग आ रहे हैं। हाँ, मतलब पहले लोगों को नहीं पता लगता था कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है किस इंजरी के लिए, लेकिन अब थोड़ा बहुत मालूम पता चल रहा है। जो माउथ टू माउथ आपकी अप्रेजल होती है या जो मान लो कम्युनिकेशन होता है, उससे पता चल रहा है, क्योंकि पेशेंट्स को रिलीफ हो रहा है, फिजियोथेरेपी से रिलीफ हो रहा है। उनको बिलीव आ रहा है कि बिना दवाई खाए भी वो अपने पेन को कम कर सकते हैं, अपनी जो मूवमेंट्स है वो दोबारा रीगेन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को दोबारा जी सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने से डरते हैं कि हमारी हड्डी को कुछ हो जाएगा या ऐसा कुछ, तो उनको क्या कहना चाहोगे? इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बी अवेयर ऑफ क्वैक्स। जो हमारे होते हैं क्वैक्स होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि किस कंडीशन में क्या करना है। बहुत सारी टाइम क्या होता है कि लोग बोलते हैं डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसका वो करवाने जा रहा हूँ, उसका कोई भी वैद होता है उससे इलाज कराते हैं, और वो क्या करते हैं उसको एकदम से मरोड़ तरोड़ देते हैं, तो वो जो इंजरी होती है वो और ज्यादा एग्जैगरेट हो जाती है जी, और ज्यादा बढ़ जाती है। ये मैंने केसेस देखे हुए हैं, मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डॉक्टर क्वालिफाइड है या नहीं है, उस चीज को करने के लिए है या नहीं है। ठीक है। और मैम जैसे स्ट्रोक या फिर पैरालिसिस होता है, ऐसे में क्या किस तरीके के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसके प्रिकॉशंस क्या रहते हैं? प्रिकॉशंस लाइक स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो स्ट्रोक की हमारा लाइफस्टाइल ही हो गया है, स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है, हमारी ईटिंग हैबिट्स इतनी वो हो गई है, वर्क रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हो गई हैं कि वो ब्लड प्रेशर को हाई कर देती है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती हैं। तो ये दोनों ही चीजें जो हैं आपके स्ट्रोक क्रिएट करने के काम आती है, या तो ब्रेन में हैमरेज हो जाता है या कहीं क्लोट हो जाता है। तो उन दोनों ही केसेस में आपकी एक साइड मोस्ट ऑफ द टाइम वन साइडेड पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है। और मैम जैसे सर्वाइकल की बात की आपने, सर्वाइकल क्यों होता है, क्या कारण रहते हैं, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और उसमें किस तरह का प्रिकॉशंस लेना चाहिए? ओके, एक्चुअली सर्वाइकल बेसिकली हमारा एक रीजन है जो नेक वाला पार्ट है, तो नेक पेन ही रहता है। सर्टेन टाइम्स क्या होता है, लाइक ओल्ड एज की बात करें तो समटाइम ऑस्टियोफाइट्स होता है, जो छोटी छोटी हड्डियां बढ़ जाती है नेक में, जो उसको नस को कंप्रेस करने लग जाती है, नर्व्स को, और हाथ में पेन चला जाने लग जाता है। पर क्या हो रहा है आजकल सर्वाइकल तो बहुत यंग एज में आने लग गया है। मेरे पास 17 इयर्स के भी बच्चे आ रहे हैं, 22 ओल्ड, 25 इयर्स ओल्ड, मतलब काफी यंग एज में सर्वाइकल की प्रॉब्लम आने लगी है। तो मेन रीजन एक इसका हो सकता है, जैसे हम मोबाइल
घंटों निकल जाते हैं, हम गर्दन को थोड़ा मूव भी नहीं करते। अदरवाइज नॉर्मल अगर हम आपस में भी बात करें तो हमारी गर्दन इतनी बार मूव करती है, वो एक ही पोजीशन में रहती है, लगातार स्ट्रेस में रहती है, उसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, वो पेन बढ़ता चला जाता है। मसल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कि टीयर ना हो जाओ, कुछ ना हो, खुद स्पाज्म में चली जाती है और वो पेन पूरा हाथ में, गर्दन में जाने लग जाता है। तो उसी को हम सर्वाइकल बोल दे रहे हैं। आपके यहाँ पे कंधों में दर्द होगा, नेक में पेन होगा, हाथ में जाएगा, सर्टेन टाइम सिर्फ कंधों में ही रहता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, लाइक आप प्रिकॉशंस की बात कर रहे थे, तो इसको प्रिकॉशंस रख सकते हैं कि हम पूरा टाइम ना देखें, नीचे ना रखें, अपने मोबाइल को ऊपर कर लो। अगर आपका पढ़ने का काम है तो 2-3 बुक्स रखो, उसके ऊपर बुक रखो ताकि आपको गर्दन झुकानी ना पड़े और आपकी सीधी रहे, नेक स्ट्रेट रहे। तो ये प्रिकॉशंस रख सकते हो, बीच बीच गर्दन को ऊपर नीचे साइड में। मींस इट डजंट टेक मोर देन 2 मिनट्स। आप 2 मिनट्स में भी अपनी गर्दन को ऊपर नीचे हिला लोगे तो वो ठीक रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो थोड़ी एक्सरसाइजेस जरूरी है, अपने पे भी ध्यान देना चाहिए सर्वाइकल के पेशेंट्स को। या देखिए मैम, आज के टाइम में जैसे कि आपने कहा कि लोग फोन में देखते रहते हैं, रील्स घंटों देखते हैं, कैसे पता ही नहीं चलता। और इस वजह से यंग जनरेशन को बहुत सामना करना पड़ रहा है सर्वाइकल का। ऐसे में परमानेंट क्योर कुछ है या फिर नहीं? परमानेंट क्योर प्रिकॉशंस ही है। लाइक जब आपको पेन हो रहा है तब तो आप भागे भागे चले जाते हो डॉक्टर के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास। बट जब आप अपनी डेली लाइफ है, अगर आप जब तक रूटीन ठीक नहीं करोगे, अपना बैठने का पोस्चर, अपनी गर्दन का पोस्चर, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे बैठे होते हैं थक के, हमारी जैसे मसल्स में कोई जान ही नहीं है। अगर पेन भी है या कुछ भी है तो स्ट्रेट बैठो, बेशक सहारा लेके बैठो, बट अपने पोस्चर का ध्यान रखो, अपने मेंटेनेंस का ध्यान रखो। अगर ये रखते हो तो इसका परमानेंट क्योर रहेगा। मसल्स अपने आप शेप में आने लग जाएंगी, फ्लेक्सिबिलिटी और कुछ एक्सरसाइजेस से स्ट्रेंथन अप कर सकते हो। एक बार मसल स्ट्रेंथन होगी तो वो भी रहेंगी बाद तक, और ये इसका काइंड ऑफ परमानेंट क्योर ही लगा लो जब तक आप दोबारा पोस्चर खराब नहीं करते हो तो। और मैम, प्रेगनेंसी में भी फिजियोथेरेपिस्ट का कुछ रोल रहता है, वो क्या रहते हैं और कौन सी एक्सरसाइज आप लोग प्रेग्नेंट वुमेन्स को बताते हैं करने के लिए, एडवाइस करते हैं, उसके बारे में बताती हैं? हाँ जी, ये पहले के मिसकंसेप्शन थे कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, बट अब तो हमारी एक पूरी ब्रांच ही हो गई है कि मास्टर्स होती है हमारी गायनी के अंदर। तो उसमें क्या होता है, पेल्विक फ्लोर की मसल्स की हम एक्सरसाइजेस बताते हैं। बेसिकली जो आपके पहले के 9 मंथ होते हैं, एंटीनेटल पीरियड होता है, उसमें आपकी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस जो हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देते हैं। इवन जब आपकी डिलीवरी का टाइम आता है तो पेशेंट स्ट्रेस में चले जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कैसे उसके साथ कोप करना है। तो उस टाइम के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस पेशेंट को बताई जाती है कि किस तरीके से आपको ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं उस टाइम पे। इवन आफ्टर डिलीवरी जो पोस्ट नेटल पीरियड होता है उसमें भी फिजियोथेरेपी काफी रोल प्ले करती है। लाइक कुछ हम IR होता है, इंफ्रारेड रेज होते हैं जो पेशेंट को देते हैं, उसकी सिकाई में काम आता है। और उसके बाद भी हाथ पैरों की कैसे मूवमेंट करानी है, किस टाइम पे मूवमेंट करानी है। तो आजकल रोल बढ़ रहा है फिजियोथेरेपी का गायनी के पेशेंट्स में भी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कोमल, और मैं आशा करती हूँ कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको डॉक्टर कोमल से मिल गए हों। इन्होंने सब कुछ बताया कि फिजियोथेरेपी क्या होती है, फिजियोथेरेपिस्ट कौन होता है, क्या रोल रहते हैं और किन बीमारियों में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल रहता है। इससे आपको ये भी मालूम पड़ गया होगा कि आपको अगर कोई भी बीमारी है तो आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना है, आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है या फिर नहीं। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए सेहत तहलका के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।